हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस के रिलेटेड एक ग्रेट बुक के बारे में। ये बुक हमें बिजनेस में मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करने की कुछ सिंपल एंड इजी प्रिंसिपल बताते हैं। और इस बुक में एक ग्रेट स्टोरी भी है जो पटेल रिलीजियन के है कि पटेल लोग आज इतना अमीर कैसे बन गया, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग धंधो इन्वेस्टर बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके ऑथर है मनीष पबराई। मनीष पबराई एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी है। धंधो ये वर्ड थोड़ा सुनने में अनकॉमन लग रहा है, तो सबसे पहले हम सब ये फाइंड आउट करेंगे कि धंधो का सिंपल मतलब है क्या। धंधो एक गुजराती वर्ड है। इनका सिंपल मीनिंग है वेल्थ क्रिएटर एंड बिजनेस क्रिएट करने वाले पर्सन को जो लगन के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है। तो धंधो इन्वेस्टिंग का सिंपल रूल ही है मिनिमम डाउनसाइड एंड ह्यूज अपसाइड वाली बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और ये पूरी बुक लिखी गई है सिर्फ एक प्रिंसिपल को मेंटेन करते हुए, जो है हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अब हम सब पटेल रिलीजियन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वे सारे के सारे इतना ज़्यादा अमीर बन गए। एंड आज यूएसए के टोटल 50% से भी ज़्यादा मोटल बिजनेस ओनर पटेल लोगों ही है। तो 1970 में माइग्रेशन के कारण पटेल लोग युगांडा छोड़ के यूएसए में चला गया था। एंड उस टाइम पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण यूएसए को रिसेशन फेस करना पड़ा। एंड फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से ऑल अमेरिकन अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करता गया। तो एज ए रिजल्ट सारे मोटल्स बहुत ख़राब तरीके से इफेक्टेड हुआ। एंड सारे मोटल ओनर्स बैंक को टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम पटेल लोगों के पास ज़्यादा कैश नहीं था, तो शुरू में वो सारे डिफरेंट जॉब्स कर रहा था। लेकिन एक दिन पटेल ने मोटेल के बाहर एक नोटिस बोर्ड देखी जो $50,000 में सेल होने वाला था। बट पटेल के पास सिर्फ $5,000 ही था, तो उन्होंने दूसरे पटेल से और $5,000 जुगाड़ की एंड बाकी $40,000 बैंक से लोन ले लिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्रिएट होता है कि बैंक वालों ने क्यों इतना ज़्यादा लोन बिना किसी गारंटी के पटेल लोगों को दे दिया, क्योंकि बैंक वाले के पास खुद का मोटेल चलाने की कैपेबिलिटीज़ था ही नहीं। उनका सबसे अच्छा बेट वो था जो इसे बाइंग करके अच्छी तरीके से चला सके ताकि उन्हें टाइमली इंटरेस्ट मिल सके। अब पटेल फैमिली में 5 मेंबर्स था एंड मोटेल की टोटल 20 रूम थी। अब यहाँ पे पटेल लोग कॉमन सेंस को यूज़ करके अपने फैमिली मेंबर के साथ उस मोटेल में रह रहा था अपने ऑड्स जॉब को करते हुए। एंड मोटेल में जब भी 1-2 कस्टमर आ जाता था तो स्टाफ पेमेंट बचाने के लिए फैमिली मेंबर्स उन सभी को सर्विस देता था। इससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। एंड पटेल लोग अच्छे से ये बात को समझ गया था कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद रिसेशन एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। इसीलिए पटेल लोग पूरे यूएसए में जितना मोटेल बिजनेस के ओनर थे उनके कंपैरिजन में अपना मोटेल रेंट कम कर दिया था, क्योंकि उनका एक्सपेंसेस भी कम था। तो इसी वजह से धीरे धीरे सारे कस्टमर पटेल की मोटेल को चूज़ करने लगा। एंड देखते ही देखते 1 साल के बाद जब इकोनॉमी नॉर्मल हुआ तब पटेल 2 साल के अंदर अपने सारे बोरोइंग्स मिटा दिया। एंड तीसरे साल से आने वाली हर प्रॉफिट उनके होने लगे। अब 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि अगर स्टोरी उल्टा होता तो क्या होता। मैक्स टू मैक्स $50,000 लॉस ही होता, लेकिन जो रिवॉर्ड मिला इससे इन सभी का लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। तो इस बुक की कोर प्रिंसिपल को मेंटेन करते हुए हेड्स पटेल विन बिग एंड टेल्स ही लूजेस ओनली $50,000। तो ये सक्सेस स्टोरी को सुनते हुए हम सबको बहुत मज़ा आया। लेकिन इस जर्नी को कंटिन्यू करते टाइम पटेल लोग कुछ कोर प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो किया था जो ऑथर इस बुक में हम सबसे शेयर किया है। तो प्रिंसिपल नंबर 1, हमें एक सिंपल बिजनेस में फोकस रखनी चाहिए जो लगभग बरसों से एक ही काम को करते आ रहा है। सिंपल बिजनेस मतलब ऑथर हम सबको ये बताते हैं कि जहाँ पे आप उस कंपनी के फ्यूचर बिजनेस को प्रेडिक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट के हिसाब से क्या कोका कोला एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर आज से 50 साल बाद इस मार्केट में एग्जिस्ट करेगा? आपको क्या लगता है? मैं तो फुल कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि 50 साल बाद में भी हमें खाना भी है एंड पीना भी पड़ेगा। बट आप ये बता सकते हैं कि आज से 50 साल बाद नेटफ्लिक्स एंड फेसबुक एग्जिस्ट करेंगे? मन में 1 सेकंड के लिए भी डाउट आ रहा है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके बिजनेस मॉडल में कुछ खराब है। मेरा टॉपिक ही है स्लो रेट से चेंज होने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करना, जिनका बिजनेस मॉडल सालों से चलते आ रहा है बिना किसी चेंजेस के, और हमें इसी टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप अपने एजम्पशन एंड न्यूज़ चैनल रिपोर्ट की बात सुन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने मनी के साथ स्पेकुलेटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं।
प्रिंसिपल नंबर 2, हमें हमेशा खराब टाइम में अच्छे बिजनेस को खरीदना चाहिए डिस्काउंट प्राइस पे। वॉरेन बफेट सर कहते हैं बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इसका सिंपल मतलब ही है कि जब सब लोग ऊपर मार्केट में ग्रीडी होकर स्टॉक को स्पेकुलेटिंग करते हैं तब आपको डरना चाहिए, एंड आपको तब ग्रीडी बनना चाहिए जब पूरा मार्केट डरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2020 के कोरोना पेंडेमिक। एक कहावत है ना कि बड़ों की हमेशा सुनना चाहिए, तो सर वॉरेन बफेट की ये कोट मेरे इन्वेस्टिंग जर्नी के 2020 में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बना डाला, क्योंकि मुझे अभी भी अच्छे से याद है अप्रैल महीना में सेंसेक्स 41,300 से सीधा 27,500 तक डाउन हो गया था एंड निफ्टी 50 सीधा 11,800 से 8,000 पॉइंट तक गिर गया था। तो उस टाइम मैंने कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को खरीदा था जो 1 साल के अंदर मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लगभग डबल कर डाला। तो उस टाइम मैंने सिर्फ एक चीज़ें नोटिस रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट किया था कि कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ पैंडेमिक की वजह से मार्केट फॉल हो रहा है, इसीलिए सारे शेयर्स गिर रहे हैं। और डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने 2008 की पैंडेमिक को फॉलो किया तो सेम हिस्ट्री रिपीट हो रहा था और मैंने अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट में जिस दिन बाउंस बैक आएगी सबसे पहले वही कंपनी रैली दिखाएगी जिसका मैनेजमेंट एंड फंडामेंटल दोनों स्ट्रांग है। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं हमें हमेशा चीप वैल्यूएशन में अच्छी कंपनी को ही खरीदना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3, इनोवेंट की कंपैरिजन में कॉपीकैट बनना बहुत बेटर है। ऑथर कहते हैं इनोवेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहते हैं, इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और इसमें सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी रहता है। लेकिन अगर कोई कंपनी सच में मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है तो इस पर आपको बेट लगाना चाहिए। और इस पॉइंट के हिसाब से मेरे लिए सबसे अच्छा फिटेड होने वाली कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो अमेजोन से इंस्पायर्ड होकर मार्केट में लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट 2010 में कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम को सबसे पहले चालू करके ई कॉमर्स बिजनेस की रेवोल्यूशन ला दिया। तो कॉपीकैट बिजनेस उसे कहते हैं जो बड़े बड़े इनोवेटर ऑलरेडी करके बैठे हैं और आप वहाँ से कुछ मॉडल सिमिलर बना के अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ये एक बेटर स्ट्रेटजी भी है क्योंकि इसमें आइडिया कॉस्टिंग पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। तो फाइनली हम सब ऑथर के धंधो चेकलिस्ट के बारे में छोटी सी डिस्कशन करेंगे और ये किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से ये 5 क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। तो नंबर 1, क्या आप इस बिजनेस को अच्छे से समझते हैं? नंबर 2, आज की डेट पर उस बिजनेस की फेयर वैल्यू क्या है और आप इस वैल्यू को लेके कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आने वाले समय में ये कैसे बदल सकता है? नंबर 3, क्या आप अपनी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा इस कंपनी पर लगाने के लिए रेडी हैं? ये क्वेश्चन आपकी उस कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 4, खराब टाइम में कंपनी का डाउन साइड कितना मिनिमम था? नंबर 5, क्या ये बिजनेस एवेल एंड ईमानदार मैनेजमेंट से चलाया जा रहा है? तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन की क्लियरेंस के बाद ही आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आप सभी ने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।